नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि अभी-अभी जो है पटना साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर धर्मवीर कुमार भास्कर हैं, जो कि प्रेस वार्ता करने वाले हैं। क्या कुछ वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं। आज का जो इनका प्रेस वार्ता है, पटना साहिब लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पेशे से जो है चिकित्सक भी हैं। तो क्या कुछ वो प्रेस वार्ता में कहने वाले हैं, आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं, जबकि यह सेवा है। अगर पब्लिक मुझे वोट देती है तो मुझे सेवा करना है, नहीं देती है तो मैं अपने कार्य में लगा रहूंगा जो मेरा कार्य है। लेकिन ये लोग तो इसे सेवा नहीं, बल्कि इसको तो लगता है कि राज दरबार की तरह अधिकार बना लिए हैं। जैसे ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, मेरे सिवा किसी का नहीं होगा। यह सोच हमारी आम जनता से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सोच वाले को तो जरूर धिक्कार करना चाहिए, जिसके दिल में ये है कि मैं हूं, उसके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैं ही रहूंगा और मेरा ही साम्राज्य रहेगा, बाकी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी भाषा बोलने वाले को तो जनता को वाकई सबक सिखाना चाहिए। लेकिन मेरी जनता न जाने वो इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, क्या हिप्नोटिज्म के शिकार हो गए हैं, या अपनी पढ़ाई लिखाई बुद्धि को कहीं ताखे पे रख दिए हैं। अपनी विद्वता को, अपनी सोच को वो अपने आप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयोग करेंगे तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर किसी का चैन चुराने वाला, किसी को समाप्त करने वाला, किसी को बर्बाद करने वाला और अपने आप को अस्थाई कायम करने वाला कितना बड़ा अहंकारी हो सकता है, उससे बड़ा अहंकारी इस धरती पर कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन वही दाना डालने वाली जो एक विडंबना है कि जब वो दाना छींटते हैं तो हमारे जनता के जो छोटे छोटे नेता हैं वह जाके हमारे जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं, और उनके दाना के चक्कर में हमारी ये भोली वाली जनता फिर से वही गलत काम कर देती है जिनसे उसे वंचित रहना है, जिनसे उन्हें दूर रहना है। तो हम यह चाहेंगे अपनी जनता से, मैं बार बार पटना साहिब की जनता से मैं विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को वोट न दें जो आपसे वोट लेके 5 साल सो जाते हैं। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं, और क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, दबंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप वहाँ कैसे मुकाबला करेंगे? यहाँ तो जनता वोट भी देगी उनको, कैसे देखेंगे उनसे मुकाबला? देखिए, अगर जनता मालिक है, जनता ही स्वामी है। जनता अगर चाहती है कि मेरा प्रतिनिधि अपराधी हो और हमारे समाज में अपराध ही बढ़े, शिक्षित नहीं हो, एक सभ्य आदमी नहीं हो, एक सुविचारधारा वाला जो समाज में सुख शांति लाने वाला वैसा व्यक्ति ना बने, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो अपने आप को अग्रज कहते हैं, जो समझदार श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम लोग अपने समाज का अग्रज और समझदार मानते हैं, अगर वही लोग इतनी बड़ी अपराध कर रहे हैं कि अपराधियों को, सामंतियों को, अय्यासों को वोट दे रहे हैं, तो इसके लिए तो मालिक वही हैं। मैं तो क्षमा याचना करूंगा, मैं विनती ही कर सकता हूं, मैं तो वोट ही मांग सकता हूं। मैं तो किसी पर कोई दबाव अधिकार, मेरे पास न धन बल है, न बाहुबल है, न मेरे पास कोई वैसी चीजें हैं जिसका मैं दुरुपयोग कर सकता हूँ। आप ये बताइए, जीतने के बाद आपके मैनिफेस्टो में क्या है जनता के अलग? मैं व्यक्ति से शुरू किया हूँ। हर व्यक्ति को मैं सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी योजना का लाभ देकर उसे उसके जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अधिकार दिलाऊंगा। साथ साथ हर परिवार को मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोजगार, यह व्यक्ति और परिवार को समृद्ध करने का एक पहला बेस होता है। उसके बाद हमारे समाज में जो है वह सड़क चाहिए, नाली चाहिए, गली चाहिए, और पुल पुलिया चाहिए, और स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये तमाम चीज़ें समाज की सुव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। अगर ये सारे समृद्धियाँ हमारे समाज में हैं, फिर हमारे शहर को सबसे पहले कल कारखाने चाहिए, बड़े यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, बड़े मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, पैरामेडिकल से लेके जनरल एजुकेशन के तमाम ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों को और बच्चियों को कहीं बहुत दूर जाके शिक्षा अध्ययन करने की परेशानी नहीं हो और वो अपना तालीम आसानी से ले सकें। है लेकिन उसकी सुव्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल की पठन पाठन, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है इलाज की, उससे लोग उब के प्राइवेट में जाते हैं, परेशान होकर वहाँ लूटे जा रहे हैं, और लूटे जाने के बाद शरीर और अर्थ दोनों चला जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था सही होगी। हमारे सरकारी स्कूल के पठन पाठन और रोजगार में भी सरकारी रोजगार की व्यवस्था के अलावे गैर सरकारी रोजगार और बैंक ऋण के साथ हमारे शिक्षित रोजगारों को विकसित किया जाएगा।
इसके लिए मैं एक जन सेवा केंद्र खोलूंगा जिसमें सुलभ जीवन जीने का माध्यम होगा। और वह जन सेवा केंद्र का काम होगा कि समाज व्यक्ति का कोई भी परेशानी हो, चाहे वो सामाजिक रूप से किसी तरह का रोड पुल पुलिया का काम हो, व्यक्तिगत मेरे शिक्षा में किसी तरह की, मेरे स्वास्थ्य में किसी तरह की, रोजगार चाहने के लिए किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम वहाँ एप्लीकेशन डालेंगे और वो मेरा काम होगा कि उस एप्लीकेशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निदान किया जाए। अगर किसी तरह का उसके साथ अत्याचार, बेविचार या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, कोई असामाजिक तत्व उस पर दबंगता दिखा रहे हैं, तो उसका न्याय वहाँ पे तुरंत दिया जाएगा। और जनता की दरबार में महीने में एक बार मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, जो मुखातिब होके उनके सारे सवालों को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री लोगों को डरा धमका रहे हैं, आप इस पे जनप्रतिनिधि को ऐसा चुने जो वाकई आपका और आपके समाज का विकास कर सके, नहीं तो यह एक ऐसा मिसाल बन जाएगा कि आज जेल में बंद कैदी, अपराधी, असामाजिक तत्व, सामंतशाही लोग, अय्याश लोग, जिन्हें कोई मतलब समाज से मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति के पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग ही राजनीति में आते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब अपराधी राजनीति में आएंगे, जब वैसे बेविचारी लोग राजनीति में आएंगे, जब वैसे सामंती लोग राजनीति में आएंगे, जब वैसे आराम और अय्याश करने वाले लोग राजनीति में आएंगे, जिन्हें समाज और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि समाज का क्या हाल होगा और देश की क्या दुर्दशा होगी। तो हम सर, आप बार बार आप निवेदन दिल्ली में करें, जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? समाज में जब हम जा रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो हर गरीब अमीर के मुंह से यही निकल रहा है कि भाई लोग वोट लेने तो जरूर आते हैं, लेकिन वादे करके भूल जाते हैं। वोट क्या दें, लोग गालियां देने लगते हैं, कहते हैं देखिए मेरे यहाँ नाली का ये हालात है, मेरा सारा पानी सड़क का घर में जा रहा है, कहीं रोड की अव्यवस्था है, तो कहीं किसी तरह की पुल पुलिया की व्यवस्था की अभाव है, तो ये कहीं पे नल जल का जल नहीं है, तो वो वहाँ पे पानी ही नहीं नल जल का लगा है। जबकि हमारे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में नली गली नल जल ये योजनाएं, मैं तमाम क्षेत्र में गया और क्षेत्र की जनता की जो त्राहिमाम स्थिति को मैंने देखा। और पहला तो उनका यही सवाल है कि लोग वोट लेने के लिए आते हैं और लंबे लंबे वादे करके और यहाँ से चले जाते हैं, चाहिए वोट बड़ा आसान नहीं है। तो यह चीज़ें सबसे ज़्यादा दुखद लगता है। तो हम उन राजनेताओं से यह अपील करेंगे कि इतनी बड़ी तौहीन अगर आपके साथ है, इतना बड़ा ये धब्बा आपके ऊपर लगा है, तो इसे आप कैसे मिटाएंगे? इसका एक रोड मैप अगर आप नई राजनेताएं बनाएंगे, तो यह राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन आने वाला है। और इसी काले दिन के लिए मैं अपनी एक चिकित्सा पेशा से ऊपर उठ के आया हूं, जबकि सभी लोगों का कहना है कि भाई राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गया। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का कैसे उत्थान होगा, व्यक्ति समाज का कैसे उत्थान होगा? और जब तक हमारे समाज और व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जनता तो उन्हीं को चुन लेती है ना। दुर्भाग्य है। वो क्या करते हैं, जनता इसलिए चुन लेती है कि जनता भी कहीं ना कहीं किसी झांसे में आ जाती है। जैसे एक बाबा ने अपने शुग्गा को पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो सारे तोता रट लिए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और यह रटने के बावजूद भी जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया और उसमें दाना छीटा, तो सारे तोता जाके टप 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 दाना खाए और जाल में फंस गए। और यही हाल इस हमारे जनता का है। जब शिकारी वो आते हैं और जब दाना छीट देते हैं, तो हमारी ये भोली वाली जनता उस समय उनकी मति मारी जाती है और उस दाना को चुनने में अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपने इस जनता से और खासकर मैं पटना साहिब की जनता से यह निवेदन करूंगा, या हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप वैसे शिकारियों के दाने ना चूटें जो आपको अपनी जिंदगी से, आपको आपके अधिकार से, आपको सरकार द्वारा मिलने वाले जितने अधिकार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनसे दूर और वंचित कर रहे हैं। वैसे प्रतिनिधि को, वैसे उम्मीदवार को आप सबक सिखाएं, वरना आपको क्या लगता है कि इस बार की जनता सबक सिखा पाएगी या नहीं? तो ये जो मैंने बुलाया, इसका उद्देश्य यही था कि
हम जनमानस के लिए एक संदेश दें। मैं चुनाव में भी इसीलिए आया हूँ कि मैं राजनेताओं को और अपनी जनता को, दोनों को जगाने का ही मुख्य उद्देश्य मेरा चुनाव में आने का है कि हमारे राजनेता, यह हमारे संविधान का जो मुख्य है कि हम क्यों जनप्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार बनते हैं। जनप्रतिनिधि बनने के लिए उम्मीदवार क्यों बनते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता और देश की सेवा। पहला होता है जनता की सेवा। जब जनता की सेवा होगी तो देश की सेवा होगी, क्योंकि व्यक्ति से ही सब कुछ है। तो यहाँ मुख्य हमारा होता है सेवा, लेकिन शायद जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही हम जीत के जनप्रतिनिधि वास्तव में बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया और क्या मुझे करना है और क्या मुझे करना चाहिए। और यह जो भूल है, यह एक जनता के साथ बहुत बड़ी धोखा है, उनका अपमान है, उनके वोट का अपमान है। उन्होंने हमें वोट दे के जो जनप्रतिनिधि बनाया, हमें जिताया, और मैं अगर उन वादों को भूल गया तो मैंने उनके वोट का अपमान कर लिया। इसीलिए हम जनप्रतिनिधि से यह अनुरोध करेंगे कि अगर आप वादा करते हैं तो उसे निभाएं। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को कभी अपना जनप्रतिनिधि ना चुने जो आपके वादा से दूर हो जाता है। और अगर लगातार ऐसा करता है तो वैसे लोगों को तो कभी नहीं वोट दीजिए जिसके पिछले 5 साल यह दिख चुके हैं कि वो अपने वादा से अलग रह चुका है। आपके वोट का उन्होंने सम्मान नहीं, अपमान किया है। उन्होंने जो वादा किया और उसे नहीं निभाया तो ये अपमान होता है, झूठ होता है। और ऐसे झूठे और अपमानित करने वाले को वोट नहीं देना चाहिए। मेरा यह पहला आग्रह है, चाहे वहाँ कोई भी हो। मैं भी अगर आपके साथ आज वादा करता हूँ और कल अगर मैं अपने वादा पे नहीं खड़ा उतरूंगा तो मेरे लिए भी यही रूल लागू होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने इन बातों में लेकर आपके उन वोटों को, उन महत्वपूर्ण जो वोट हैं, जो बहुमूल्य वोट हैं, उनका मैंने प्रयोग किया और प्रयोग करके मैं जनप्रतिनिधि बना। और कल मैं अपने वादों से विमुख होके आपके वोट का अगर अपमान किया तो मुझे भी दोबारा खड़ा होने का कोई औचित्य भी नहीं बनता और अधिकार भी नहीं बनता। वैसे जनप्रतिनिधि को दोबारा खुद से भी अपनी शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने फंड का पूरा प्रयोग जनता के लिए नहीं किया तो शायद मुझे दोबारा उस क्षेत्र में जाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन नेता तो अपनी शर्म और अपनी पूरी वादाओं को भूल चुके हैं। अपने जीवन में कथनी और करनी को तो न जाने कहाँ लेके चले गए। तो उनके लिए यह सीख होगा कि उन्हें अपनी करनी और कथनी अगर एक नहीं है तो दोबारा जनता के पास नहीं जाना चाहिए। और तमाम हम जनता से भी यह आग्रह करेंगे कि आप वैसे उम्मीदवार को ही जिताएं जो आपके साथ अपनी वादा को पूरा करे और आपके वोट और आपके इस सपोर्ट का मान रखे, उसकी मर्यादा और इज्जत रखे और वह अपने जीवन में खड़ा उतरे। तो आप इन जितने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनमें आप चुने कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में अपने कर्म और वचन से एक हो सकता है, और वैसे ही व्यक्ति को वोट दे, वरना आपका वोट निरर्थक जाएगा, अपमानित होगा, उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैं अपने पटना साहिब की जनता से यह अपील करूंगा कि आप अपने सभी उम्मीदवारों में चुने कि आपके वोट का सम्मान कौन दे सकता है, कौन आपके दुख सुख में एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पर, एक बुलावे पे, और आपका वह व्यक्तिगत कोई किसी तरह का आपराधिक आप पे कोई मामला कोई परेशान कर रहा हो, कोई आपके साथ अत्याचार बेविचार कर रहा हो, किसी तरह का कोई इस तरह का असामाजिक तत्व आपके साथ परेशानी में ला रहा हो, या आपके क्षेत्र की कोई भीषण समस्या हो, आपके परिवार की कोई भीषण समस्या हो, आपके शहर में कोई वैसी उत्थान की चीज़ों की समस्या हो, किसी तरह की बड़े पुल पुलिया सड़क या कुव्यवस्था या हॉस्पिटल या स्कूल या किसी तरह के कोई वैसे संगठनात्मक चीज़ की ज़रूरत हो जिससे हमारे समाज को उन्नति के लिए बढ़ाया जा सके, तो हम इन तमाम चीज़ों में जो उम्मीदवार आपको लगता है कि वह हमारे एक आवाज़ पर, एक बुलावे पर, एक कहने पे आएगा और हमारे इस दुख और सुख में भागीदार होगा,
उसे ही यह चुनाव जीतने का अधिकार है, वरना मेरे पढ़े लिखे विद्वान होने का कोई फायदा नहीं कि हम पढ़ लिख के विद्वान हैं और हम ऐसे जगह मोहर लगा रहे हैं, ऐसे जगह वोट डाल रहे हैं जिस वोट का पूर्णतः अपमान हो रहा है। ऐसे प्रतिनिधि को बना रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को प्रतिनिधि बना रहे हैं जो वाकई 5 साल जाके सो जाएगा और मेरे वोट का अपमान करेगा। मेरे मेहनत की जो सम्मान है वो बेइज्जती में जाएगी। इसीलिए मैं अपने पटना साहिब की जनता से बार बार निवेदन करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट उन्हीं उम्मीदवार को दें जो उम्मीदवार आपके जीवन के दुख सुख में खड़ा उतरे, वरना उसे वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। और अगर आप देते हैं तो आपकी विद्वता कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, आपकी सूझबूझ कहीं ना कहीं कम पड़। तो जैसा कि आपने सुना आज के इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पटना साहिब के मतदाताओं से जो है अपील किया कि आप अपने उम्मीदवार को जो चुनिए वो सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार चुनिए जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझ सके। इसको लेकर जो है उन्होंने पटना साहिब के मतदाता से अपील किया कि आप ऐसे उम्मीदवार का चयन कीजिए जो कि हमेशा आपके बीच रहे, आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझे। चूँकि पटना साहिब में नाली कारखाना ये सब कहीं कुछ है कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं पटना साहिब के में जो भी व्यवस्था है वो उचित ढंग से नहीं है। इसको लेकर ये लगातार प्रयास करेंगे और एक जन सेवा केंद्र का भी जो है ये खोलेंगे ताकि जनता की समस्याओं का वहाँ निवारण किया जा सके। तो देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है, ये 4 जून को पता लगेगा। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।